नमस्कार। महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारा पूरी तरह से फंस चुका है। शिंदे ने शाह को फंसा दिया है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस में एक नाथ शिंदे एक भूचाल लेकर के आ गए हैं। उस भूचाल पर तो बात करेंगे, लेकिन एक बात तो साफ है कि महायुति में दरार साफ दिखने लगी है। शिंदे अपने गांव रवाना हो गए हैं। अमित शाह, शिंदे, पवार, फडणवीस की इतनी मीटिंग्स हुई, लेकिन अभी तक अपना मुख्यमंत्री बीजेपी फाइनल नहीं कर पाई है। सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र में, जो देखने को मिल रहा है कि इतने इतने दिन बीतने के बावजूद अभी तक सीएम फाइनल नहीं हो पा रहा है। तो आखिर महाराष्ट्र में भूचाल आया कैसे? हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, इतने दिन बीत गए तो इतिहास में पहली बार है, ऐसा कभी देखा ही नहीं कि अभी तक मुख्यमंत्री फाइनल नहीं हो पा रहा। उधर झारखंड में तो शपथ भी हो गई, महाराष्ट्र में अभी तक आखिर क्या हो रहा है? कौन सी खिचड़ी पक रही है महायुति में? जी, देखिए प्रज्ञा जी, महाराष्ट्र के भीतर भयानक अंतर्द्वंद है और महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे की लड़ाई अब चरम पर पहुंच चुकी है। शिंदे अपने गांव जा चुके हैं, फडणवीस मुंबई में है और अजीत पवार मुंबई में है। मसला ये है कि शिंदे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, जिसको महायुति कहा जा रहा है, उससे अलग होना चाह रहे हैं। शिंदे ने खुलकर अमित शाह से इस बात को कह दिया है कि वो बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर उनकी शर्तें नहीं मानी गई। हुआ ये है कि शिंदे ने 3 शर्तें रख दी हैं प्रज्ञा जी। पहली शर्त ये रखी है कि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और उनका जो महायुति है उसको जीत मिली है। ये शिंदे ने खुलकर अमित शाह से कहा कि लाडली बहना योजना और आरक्षण का निर्णय, तमाम सारी जो चीजें हैं, उनके जरिए से जनता में जो संदेश गया है, उसकी वजह से जीत हासिल हुई है महायुति को। तो सीएम का फेस शिंदे को ही बनाया जाना चाहिए, नंबर 1। पहली शर्त तो ये। दूसरी शर्त जो शिंदे ने रखी वो ये रखी कि भाई क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा हैं, 132 सीटें लेकर आ गए हैं और आप ये कहते हैं कि आप ही का मुख्यमंत्री रहेगा, तो फिर ठीक बात है, आप अपना मुख्यमंत्री रख लीजिए, लेकिन हमको जो है एक राजस्व दे दीजिए, एक गृह दे दीजिए, एक वित्त दे दीजिए, ये 3 विभाग मुझे दे दीजिए। और उसके बाद जो है डिप्टी सीएम जो आप कह रहे हैं मुझे बनाने के लिए, वो डिप्टी सीएम मेरी पार्टी से कौन बनेगा वो हम बाद में तय कर लेंगे। ये दूसरी शर्त उन्होंने रखी और दूसरी शर्त में ये भी जोड़ दिया कि उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे को मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे हैं, उनको उनको बना दिया जाना चाहिए, जिस पर भी भारतीय जनता पार्टी के मुंह से थूक नहीं निकला और भारतीय जनता पार्टी इस पर भी जवाब नहीं दे पाई। तीसरी शर्त प्रज्ञा जी ये रखी कि तीसरी शर्त में उन्होंने कहा कि भाई अगर आप ये नहीं दे सकते, राजस्व नहीं दे सकते, डिप्टी सीएम नहीं दे सकते, तो एक काम करिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बाहर से समर्थन दूंगा, यहाँ महाराष्ट्र में भी और वहां केंद्र में भी, क्योंकि शिंदे के पास इस समय 7 सांसद हैं और इनकी पार्टी के 57 विधायक हैं। तो ये एक तरीके से प्रज्ञा जी जो तीसरी शर्त है, ये खुली धमकी के तौर पर मानी जा रही है। इसको धमकी समझा जाना चाहिए कि शिंदे ने महायुति से अलग होने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो अलग होने का ऐलान बाहर से समर्थन करने जैसे चिकने चुपड़े शब्दों शब्दों को लेकर किया गया है। ये 3 शर्तें तो शिंदे की हैं, ये अलग बात हो गई प्रज्ञा जी। लेकिन अब भीतर जो मसला छिड़ा हुआ है, युद्ध जो छिड़ा हुआ है, वो इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और इसी बीच जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि शिंदे बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं आज रात तक। ये उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि शिंदे गांव गए हैं, वहां सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सोचने और समझने के बाद वो एक बहुत बड़ा निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे और वो डिसीजन ऐतिहासिक होगा। तो अब इस ऐतिहासिक डिसीजन को ये माना जा रहा है कि क्या शिंदे अलग होने जा रहे हैं, क्या शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि एक चीज और प्रज्ञा जी मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय 2 परिस्थितियां हैं जो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। 2 इक्वेशन और सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही हैं। पहला इक्वेशन है आज की वास्तविक स्थिति। आज की वास्तविक स्थिति पर आप नजर डालेंगी तो महायुति के भीतर हैं 3 दल बड़े, जिसमें अजीत पवार की पार्टी है एनसीपी, जिसमें शिंदे की पार्टी है शिवसेना और जिसमें भारतीय जनता पार्टी है। शिंदे के पास है 57 विधायक, अजीत पवार के पास है 41 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पास है 132 विधायक। ये सब टोटल मिलाकर हो जाते हैं 230 विधायक। अब इन 230 विधायकों में अगर आप निकाल दीजिए शिंदे के 57 और अजीत पवार के 41,
इन दोनों को अगर इंडिया के साथ आप रख देंगे तो इंडिया के पास इस समय है 49 विधायक। इंडिया के पास जो वास्तविक स्थिति बन सकती है, ये है वास्तविक स्थिति जो मैंने आपको बताई। और अब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है? हो ये सकता है कि इंडिया के 49 विधायक, शिंदे के 57 विधायक और अजीत पवार के 41 विधायक, ये मिलाकर होते हैं 146 विधायक। और महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा है प्रज्ञा जी इस समय 145। तो अगर शिंदे और अजीत पवार इंडिया के साथ आ जाते हैं, इंडिया के साथ आकर सरकार बना सकते हैं, इंडिया की सरकार बन सकती है। ये इक्वेशन भी सामने रखकर देखी जा रही है। और बहुत बड़ी खबर एक ये भी निकल कर आ रही है कि शिंदे की बातचीत शरद पवार के साथ हुई है। और इस बातचीत में क्या हुआ है ये निकलकर सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं प्रज्ञा जी। इस महाराष्ट्र के सत्ता बंटवारे का जो रण छिड़ा हुआ है इस पर दूसरी बड़ी खबर निकलकर ये आई है कि विनोद तावड़े पहुंचे दिल्ली। विनोद तावड़े दिल्ली पहुंचे, अमित शाह से रात में उन्होंने मीटिंग की प्रज्ञा जी। रात के वक्त में 45 से 40 मिनट के बीच में उन्होंने मीटिंग की। और विनोद तावड़े जो कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं महाराष्ट्र के भीतर, उन्होंने ये कहा कि शाह साहब, अगर आप देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है और महाराष्ट्र के भीतर इस समय की जो लड़ाई है वो मराठा आंदोलन जो चला और मराठा आंदोलन के खिलाफ जो पिछड़ा वर्ग गांवों का एकत्रित हुआ, तो ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को आप कहीं से भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी। एक तरफ तो शिंदे जो कि उनके गठबंधन दल के साथी हैं, दूसरी तरफ अजीत पवार जो उनके गठबंधन दल के साथी हैं, तीसरी तरफ यहां भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लड़ाई छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रज्ञा जी तावड़े ने विरोध कर दिया है फडणवीस का। और ये भी कहा है अमित शाह से कि कुछ ही महीने में, 2 या डेढ़ महीने में चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, नगर निगम के चुनाव जिनको कहते हैं महाराष्ट्र के भीतर। और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव महाराष्ट्र में रहता है और ज्यादातर कमान अब तक शिवसेना ने अपने हाथ में रखी है। और बहुत अमीर बोर्ड है, बहुत बहुत अमीर नगर निगम है महाराष्ट्र का। आप एक हिसाब से कह सकती हैं कि महाराष्ट्र के भीतर दूसरी सत्ता नगर निगम की चलती है और ये सत्ता हमेशा से शिवसेना के पास रहती हुई आई है। शिवसेना हमेशा इसमें बाजी मारती हुई आई है। तो अब शिंदे के सामने दूसरा फोकस पॉइंट ये नगर निगम के चुनावों भी हैं वहां के महाराष्ट्र के। तो अब देखने वाली बात ये है, पेच दोनों तरफ से फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी पेच फंसे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग ये नहीं चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो कि अगड़ा मुख्यमंत्री, अपर कास्ट मुख्यमंत्री थे इससे पहले, वो अब फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जो कि महाराष्ट्रियन वोट बैंक को, मराठा मानुस के वोट बैंक को और पिछड़ों के वोट बैंक को वो अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे। ये समझाया गया, ये थ्योरी अमित शाह को दी गई और अमित शाह को भी ये थ्योरी कुछ कुछ समझ में आई है। इसी वजह से जो आप दिन कह रही हैं कि 9 दिन 8 दिन हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय इस वजह से भी नहीं ले पा रही है कि देवेंद्र फडणवीस को किस तरीके से मनाया जाए। उनको मुख्यमंत्री पद उनको नहीं दिया जा रहा है, तो किस तरीके से उनसे बातचीत की जाए। क्योंकि अमित शाह के साथ जब बातचीत हुई, जब नियम शर्तें, जो 3 शर्तें देवेंद्र जो अमित शिंदे ने रखी प्रज्ञा जी, उन शर्तों में बिल्कुल उस तरीके की झलक आ रही थी जिस तरीके से भगवान कृष्ण ने जाकर ये कहा था कि दे दो मुझको 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम में, मैं ये जो था। तो इसी हिसाब से शिंदे ने भी अमित शाह से मांग की कि आप मेरी 3 शर्तें मानो जी, और 3 शर्तें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन 3 शर्तों में अगर आपने एक भी मान ली तो भी मैं आपके साथ रहूंगा, आपका और साथ अगर ये छोड़। तीनों शर्तें नहीं मानते हैं शाह, पहली शर्त तो क्या मुझे होगा? मुख्यमंत्री बनाइए, पहली शर्त मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। दूसरी शर्त, आप 3 विभाग मुझे दीजिए, राजस्व, वित्त ठीक बात है और भाभी जी, ये 3 इन शर्तें तो समझ तीनों ली। लेकिन अगर इन 3 शर्तों में से एक भी अगर शाह मान लेते हैं तो फिर शिंदे का समर्थन रहेगा भाजपा को। लेकिन अगर ये शर्तें नहीं मानते हैं शाह, क्योंकि ये तो अड़ियल लोग हैं भाई, कहाँ मानेंगे शिंदे की बात।
इससे पहले भी हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा, तमाम शर्तें रखी गई, तमाम बातें, तमाम वादे किए गए, लेकिन पूरे नहीं किए गए। तो अभी क्या लग रहा है, क्या शिंदे की बात ये अड़ियल लोग मानेंगे? देखिए प्रज्ञा जी, क्योंकि मराठा मानुस हैं शिंदे, और शिंदे ने इतने समय तक सरकार चलाई है, मुख्यमंत्री रहे हैं। शिंदे वो आदमी हैं जिन्होंने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जबड़े में, पंजे में रहते हुए भी महाराष्ट्र की सरकार चलाई है। और शिंदे ये कहते हम्म, हैं कि मेरे मुख्यमंत्री होने की वजह से महायुति को जीत मिली है। शिंदे ने हम्म, तीसरी शर्त में प्रज्ञा जी जो कहा है, वो ये कहा है कि अगर आप हमारी ऊपर की दोनों शर्तें नहीं मानते हैं, दोनों हम्म, शर्तें, दोनों में आप मुझे वित्त दे दीजिए, राजस्व दे दीजिए और गृह मंत्रालय दे दीजिए। गृह मंत्रालय, प्रज्ञा जी एक चीज मैं आपको बताता हूं, गृह मंत्रालय वो मंत्रालय है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश का 20-25 साल का, 80 के दशक के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री नहीं बनाया है। हर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा, पुलिस अपने पास रखी, डंडा अपने पास रखा हमेशा। तो हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि गृह मंत्रालय उसके अंडर रहे, हर पार्टी ये चाहती है गृह मंत्रालय उसके अंडर रहे। लेकिन शिंदे यहाँ पर गृह मंत्री अगर मांग रहे हैं, उनको गृह मंत्री देने पर भी भाजपा अभी तक सहमत नहीं है, राजस्व अभी तक सहमत नहीं है। अब एक चीज और है कि वित्त मंत्री अभी तक तो भाई अजीत दादा है, अब वित्त मंत्रालय वो मांग रहे हैं, तो एक हिसाब से अजीत पवार की भी जो है, अजीत पवार को भी लंगड़ी मार रहे हैं, तो अजीत पवार कैसे उसको सहन कर पाएंगे। मामला भीतर से गंभीर है। और इस पर वो कहते हैं कि अगर आप हमारी नहीं शर्तें मानते हैं, मेरे वो भारतीय जनता पार्टी खुलकर ये कहती है कि शिंदे जो है, आप डिप्टी सीएम का पद ले लीजिए। शिंदे कहते हैं डिप्टी सीएम की बात तो मैं करूंगा, वो तो अलग बात है, लेकिन ये 3 मंत्रालय मुझे चाहिए, और डिप्टी सीएम का पद मेरे बेटे को दे दीजिएगा। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं क्योंकि उनके बेटे हैं, और बेटे अभी श्रीकांत बेहद उनको राजनीतिक समझ कम है, इतना अनुभव नहीं है, तो उनको डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाना चाहती। और भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती है कि भाई शिंदे के पास डिप्टी सीएम भी चला जाए, शिंदे के पार्टी में इतने पद भी चले जाए और शिंदे मजबूत हो जाए, मुख्यमंत्री ना रहते हुए मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार करे। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं चाहती है। तीसरी शर्त जिसकी मैं बात कर रहा था, तीसरी शर्त ही उनकी धमकी भरी शर्त बाहर निकल जाने की है प्रज्ञा जी, उस पर आपने गौर नहीं किया। तीसरी शर्त ही यही है कि अगर आप ये भी नहीं मानते हैं, तो मैं आपको बाहर से समर्थन दूंगा। दिल्ली में भी हिंदुत्ववादी सरकार है, उसको मैं बाहर से समर्थन दूंगा, और महाराष्ट्र में भी मैं बाहर से समर्थन दूंगा। बाहर से समर्थन देने का मतलब जी, प्रज्ञा बाहर से समर्थन की बात तो समझेंगे, लेकिन शिंदे को गृह की देने में दिक्कत सरकार क्या में है? नहीं रहूंगा, आपने बाहर से समर्थन आपने देने का मतलब ये। एक तरीके की हाँ, धमकी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपने जैसे बोला कि मुख्यमंत्री के हाथ में ही गृह रहता है, लेकिन इसके पहले भी मुख्यमंत्री शिंदे थे, लेकिन गृह तो देवेंद्र फडणवीस के हाथ में था। तो अब अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते हैं, तो शिंदे के हाथ में गृह देने में भाजपा को दिक्कत क्या आ रही है? देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पहले भी पावर ज्यादा थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पहले भी ज्यादा थे, और इस बार हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक 130 विधायक हैं, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी अपना हिस्सा दूसरी पार्टी को देगी? बहुत बहुत बड़ी बात है। पिछली बार क्योंकि सरकार पार्टियां तोड़नी थी, तोड़फोड़ करनी थी, सब चीजें करनी थी, इस वजह से मान ली गई बात, इस वजह से हो गई बात, क्योंकि शिंदे के पास भी बार्गेनिंग पावर पिछली बार बहुत ज्यादा नहीं थी। उनके विधायक कम थे, उनके पास 40 के आसपास के विधायक थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो बार्गेनिंग बहुत ज्यादा नहीं थी पिछली बार शिंदे के पास। शिंदे ने चलिए। अगर भारतीय जनता पार्टी को गृह मंत्रालय दिया तो कोई बहुत 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 बड़ी बात नहीं थी पिछली बार, लेकिन इस बार बार्गेनिंग पावर शिंदे के पास है। शिंदे के पास 7 सांसद है प्रज्ञा जी, इसको मत भूलिए। शिंदे के पास 57 विधायक है, इसको मत सही भूलिए। बात। और शिंदे और अजीत पवार दोनों मिलकर इंडिया की तरफ से भी सरकार बना सकते हैं, आप इसको भी मत भूलिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं, 130 विधायक हैं, और 130 132 विधायक में अगर आप अदर्स के भी 8 विधायकों को जोड़ लेंगे, तो भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब नहीं पहुंच बहुमत रही। नहीं आ पा रहा भारतीय है। जनता पार्टी को अगर महाराष्ट्र में सरकार बनानी है, तो शिंदे और अजीत पवार का समर्थन लेना पड़ेगा। और अगर अजीत पवार के समर्थन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जाती है, तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी प्रज्ञा जी, लेकिन फिर शिंदे भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में नुकसान कर सकते हैं, शिंदे भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में भी नुकसान कर सकते हैं आने वाले चुनावों में, जो निकाय तो चुनाव होने हैं। इस नुकसान से समझाइए जरा, ये जो बाहर से समर्थन वाली बात शिंदे ने कही, एक तरह से धमकी दी है, इसको जरा विस्तार से बताइएगा दर्शकों को। ये जो बाहर से बाहर समर्थन से देने वाली धमकी
धमकी दी है, इसका क्या नुकसान है भाजपा पर, क्या असर राजनीति में बाहर से समर्थन देने का मतलब है प्रज्ञा जी, मन मन भावे मूड़ी हिलावे। बाहर से समर्थन देने का मतलब यह है कि हम आपके साथ हैं तो, लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं। बाहर से समर्थन देने का मतलब यह है कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बाहर से समर्थन देने का मतलब यह है कि हमारे विचार आपसे मिलते हैं, इसलिए हम आपको समर्थन दे रहे हैं। हम कोई पद सरकार में नहीं लेंगे, हम दूसरे काम, जो भी काम है उनको करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। हम आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं, सरकार का किसी भी प्रकार से हम हिस्सा नहीं हैं। आपका क्रिटिसिज्म करने के लिए, आपकी आलोचना करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये है बाहर से समर्थन देने का मतलब। बाहर से समर्थन देने का मतलब ये है कि अगर सत्ता किसी तरीके से बनती है तो हम कहीं और भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बाहर से समर्थन देने का मतलब ये है प्रज्ञा जी, स्वतंत्रता, साफ तौर पर महायुति छोड़ आजादी। सकते हैं। जी। तो अगर महायुति छोड़ते हैं और इंडिया के साथ जाते हैं, पहली बात तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि शिंदे जा सकते हैं इंडिया गठबंधन में, और दूसरी बात यह है कि पवार क्यों जाएंगे शिंदे के साथ? देखिए प्रज्ञा जी, पवार शिंदे के साथ इस वजह से भी जा सकते हैं क्योंकि हम्म ओरिजिन जो है इन पार्टियों का, हम्म उद्गम जो है, उद्गम स्थान जो है वो एनसीपी है, अजीत पवार का, शरद पवार की पार्टी एनसीपी। अगर हम्म आप इतने बरसों का इतिहास, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। बिहार में जैसे कहावत है कि जीते हम्म कोई भी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। हम्म वहां हम्म मुख्यमंत्री नहीं बदलता है, वहां विपक्ष बदलता है कि भाई विपक्ष में हम्म कौन बैठेगा। ठीक हम्म ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में है, कोई भी पार्टी जीते, सत्ता किसी की भी आए, डिप्टी सीएम अजीत पवार ही बनेंगे। अब उनकी भी इच्छा और आकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। और इंडिया को आज की तारीख में चाहिए क्या प्रज्ञा जी? इंडिया को आज की तारीख में चाहिए किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पैदल करना, किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकना। तो अगर अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो अजीत पवार क्यों नहीं जाएंगे शरद पवार के पास? अगर अजीत पवार शरद पवार की पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं प्रज्ञा जी, तो अपने मूल स्थान पर वापस जाने में उनको क्या दिक्कत है? उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 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 शिंदे शिवसेना को तोड़कर एक शिवसेना बनाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी आज की स्थिति में उनको मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, इस स्थिति में अगर इंडिया ये बात कहती है कि शिंदे को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, आप हमारे साथ आइए, तो उस परिस्थिति में भी शिंदे के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगी तो शिंदे को भी वापस जाने में क्या दिक्कत हो सकती है? शिंदे को भी वापस जाने में कोई दिक्कत, सत्ता कहीं भी किसी को भी लेकर जा सकती है। और इसीलिए अभी महाराष्ट्र में सारी विंडो ओपन है, सारी विंडो ओपन है। शिंदे कुछ नहीं कह रहे हैं, गांव में जाकर बैठ गए हैं। अजीत पवार की पत्नी इससे पहले ये आवाज उठा चुकी हैं कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अब अजीत पवार को बनना चाहिए। उस पर किसी ने गौर नहीं किया क्योंकि अजीत पवार की सीटें कम हैं। अजीत पवार की सीटें कम आई हैं। अगर अजीत पवार को कोई मुख्यमंत्री बनाता है तो क्यों नहीं जाएंगे? जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा भरत जी, आप बड़ी अंदर की खबरें लेकर के आए महाराष्ट्र की, तो जरा बताइए, शिंदे और शरद पवार की मुलाकात हुई, उस मुलाकात में क्या कुछ हुआ? नहीं प्रज्ञा जी, शिंदे और शरद पवार की मुलाकात नहीं हुई है, शिंदे और शरद पवार की बात हुई है। क्योंकि शिंदे अभी गांव में हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टच में। मसला हुआ क्या था? मसला ये हुआ था, ये गांव जाने वाली कहानी भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। गांव जाने वाली कहानी ये थी कि जब शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार तीनों एक प्लेन में बैठकर दिल्ली जाते हैं, अमित शाह के घर पर जाते हैं, वहां नड्डा भी होते हैं, बातचीत होती है। पहली बातचीत होती है, तकरीबन तकरीबन 2 घंटे तक की बातचीत होती है, 2 ढाई घंटे बातचीत चलती है सबकी। सबकी बातचीत हो जाती है, फिर शिंदे अपनी शर्तों के साथ अमित शाह से मिलते हैं, अमित शाह के सामने बातें रखते हैं। अमित शाह ने वहां पर कोई हामी नहीं भरी। जब सारी शर्तों पर बातचीत रख दी, शिंदे ने सारी शर्तें बता दी, तब अमित शाह ने एक बात कही कि मुंबई में आप तीनों लोग बैठ लीजिए, शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार, तीनों लोग बैठ लीजिए, उसमें क्या निकलता है मुझे बताइए। दिल्ली से आ गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई में।
महाराष्ट्र के मुंबई में जब ये मीटिंग तय हुई कि आज शाम को अजीत पवार, शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मिलकर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सत्ता का जो ये बंटवारा है इस पर बातचीत करेंगे, उस बातचीत को, उस मीटिंग को छोड़कर शिंदे ने अपना हेलीकॉप्टर उठाया और उससे पहले ही प्रज्ञा जी हेलीकॉप्टर से वो चले जाते हैं। ये तस्वीर भी हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है तस्वीर। वो हेलीकॉप्टर और इसमें वो बैठते हैं, वो चले जाते हैं अपने गांव सतारा। सतारा में उनका पैतृक गांव है, उस गांव में वो जाते हैं और वहां पर उनकी बातचीत वहां पर होती है अजीत पवार जी शरद के पवार। चाचा शरद पवार जी के साथ में। वहां की बातचीत का जो जिक्र है वो मैं कर रहा था प्रज्ञा जी, इससे पहले कि वहां जो बातचीत हुई है, तो वैसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि महायुति को छोड़ सकते हैं शिंदे। तो ये आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महायुति छोड़ देंगे शिंदे, क्योंकि इस वक्त जो हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो खेल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी रुकिए, अभी महाराष्ट्र की जमुना में बहुत पानी बहना बाकी है, क्योंकि सत्ता का रास्ता अभी भी शिंदे और पवार से होकर के ही गुजरेगा। और शिंदे और पवार अगर साथ नहीं रहते हैं तो फिर भाजपा के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो फिर हम आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिकल क्राइसिस से जुड़ी तमाम खबरें, तमाम इधर उधर की हलचल बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।